गुरुभ्यो नमः। मैं विद्या लाल आप सभी का स्वागत करती हूँ संगीत नाटक अकेडमी के पॉडकास्ट सीरीज में। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। आज इस पॉडकास्ट में गुरु तुल्य सर्वश्रेष्ठ बहुत ही वरिष्ठ कथक गुरु हमारे समक्ष हैं, जिनसे मैं कुछ वार्तालाप करूंगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं उनसे ये वार्तालाप कर पा रही हूँ। सर्वप्रथम बहुत बहुत आपको नमस्कार। डॉक्टर और गुरु भी हैं नंदकिशोर कपोते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कथक के क्षेत्र में इतने सालों से आपने अपने जीवन को कथक को ही समर्पित कर दिया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी तक की आपकी कथक की यात्रा किस प्रकार की रही। वैसे नृत्य का शौक तो बचपन से ही था। मुझे याद है कि तब रेडियो पे गाना बजता था। तब रेडियो थे, दूरदर्शन वगैरह टीवी नहीं था। तो और उसी समय गाना जैसे मधुबन में राधिका नाचे रे, लागे चुनरिया में दाग, ऐसे हाँ। सब सेमी क्लासिकल गाने, और उसके ऊपर मैं नाचता था। तो वो स्कूल में पता चला, जब मैं स्कूल जाने लगा तो मुझे स्कूल के टीचर ने कहा कि आप गैदरिंग में यहाँ वहाँ पे परफॉर्म करो, और मैंने अपने आप ही बिठा के परफॉर्म किया, और वो उनको बहुत अच्छा लगा टीचर को। तब मुझे उन्होंने बोला कि अपने पेरेंट्स को लेके आओ। तो मैं अपने दादा दादी के पास रहता था कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो कमिश्नर थे, तो उनका काफ़ी ट्रांसफ़र होता था। तो ऐसे में हम लोग एक ऐसे गांव में आए थे जहाँ डांस वांस की कोई मतलब सुविधा नहीं थी, क्लासेस नहीं थे। तो और उन्होंने, हमारे टीचर ने कहा कि अगर इसको अच्छा डांस सिखाओगे तो ये शायद अच्छा बन जाएगा। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं पूना शिफ्ट हुआ, पूना में अच्छा। आया। और पूना में मुझे याद है कि हमारे क्लास के सामने ही एक नृत्य की क्लास थी, और तब मुझे मालूम नहीं था कि इसको कथक कहते हैं या भरतनाट्यम कहते हैं। मैंने पंडित गोपी कृष्ण जी का नृत्य देखा, अच्छा। उनकी फिल्म देखी थी जनक जनक पायल बाजे, और तब से था कि ऐसे डांस मुझे करना है। और उसके बाद पूना में जब आया तो स्वयं मुझे गोपी जी का नृत्य देखने का मौका अवसर प्राप्त हुआ, और मैं अंदर गया भी उनको मिलने, और गोपी जी को कहा कि मुझे आपसे नृत्य सीखना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाओ, मैं मुंबई रहता हूँ वहाँ पे। अच्छा। और उन्होंने मुझे उस समय अपना नंबर वगैरह भी दिया, लैंडलाइन नंबर। और लेकिन ऐसे था कि हमारा बहुत बड़ा घर का परिवार था, और हमारे महाराष्ट्र में ऐसे था कि डांस करना, और वो भी लड़कों ने, वो हाँ। बहुत खराब माना जाता था। जी। इसलिए मुझे इजाज़त तो नहीं मिली मुंबई जाने के लिए। फिर मैं पूना में ही एक जगह जहाँ मेरी दादी जाती थी डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे मैं दादी के साथ एक दिन गया। तो वहाँ घुंघरू की आवाज़ आ रही थी बाजू में। अच्छा। तो मैंने जाके वहाँ पे देखा कि कौन सा डांस है। वहाँ देखा तो मुझे एकदम ऐसे स्ट्राइक हुआ, अरे यही मैंने गोपी जी का नृत्य देखा है। फिर मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की, और वहाँ पे मैं शुरू किया नृत्य सीखना। तब मुझे पता चला कि इसको कथक कहते हैं। जी। वो इंस्टीट्यूट का नाम था कला छाया। कला छाया में मैं सीखना शुरू किया। तो वहाँ आपने कुछ कितने साल साल सीखा कथक? मैं काफ़ी 7-8 साल मैं वहाँ पे था। वहाँ का डिप्लोमा डिग्री कोर्स पास किया, तब तक मेरा यहाँ कॉलेज का भी ग्रेजुएशन हुआ, ख़त्म हुआ। और उसके बाद मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली, ओह अच्छा। और मैं फिर गुरु पंडित बिरजू महाराज जी के पास नृत्य सीखने आया दिल्ली में। और मैं काफ़ी 10 साल से ज़्यादा मैंने गुरु शिष्य परंपरा के तौर पे महाराज जी से नृत्य सीखा। वाह। एक छोटा सा किस्सा भी बताता हूँ महाराज जी का, कि तब पुराने गुरु ऐसे थे कि वो शिष्य की एक परीक्षा भी लेते थे कि ये मेरा नाम करेगा क्या, जी। जी। मेरा घराने का आगे बिल्कुल। आगे और बढ़ाएगा गुरु क्या शिष्य कर। परंपरा में तो स्वाभाविक ही है। जी। तो ऐसे शुरू में मैं कुछ 6 महीना, मुझे याद है मैंने कुछ सीखा नहीं, खाली बैठता था मैं क्लास में जाके महाराज जी को देखते हुए कि उनको कब चाय चाहिए कब पानी चाहिए ऐसे। और धीरे धीरे मैं उनका प्रिय शिष्य हो गया। फिर वो मुझे साथ लेके जाने लगे। फिर कभी महाराज जी घर में लेके जाते थे, तो और कभी लेट होता था क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहते थे वहाँ कथक केंद्र में। तो हॉस्टल में लेट
खाना ख़त्म होता था, फिर महाराज जी उनके घर में ही बोलते थे कि यहीं पे सो जाओ कभी कभी ऐसे। अच्छा। तो एक दिन ऐसे ही मैं पैर दबा रहा था, और पैर दबाते दबाते महाराज जी को ऐसी आँख लग गई। रात को 12:30 नहीं, 1 बजे का समय था, और आँख लग गई। तो मैंने सोचा कि चलो उठते हैं, तो इसलिए मैं धीरे से जाने लगा। तो महाराज जी की आँख ऐसे खुल गई और कहा उन्होंने, नंदू यहाँ आ जाओ। वो मुझे प्यार से नंदू कहते थे। जी। मैं डर गया कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई, इसलिए हम्म। महाराज जी ने बुलाया कि मैं पैर दबाना छोड़ दिया। फिर बोले नहीं, आ जाओ, सामने खड़े हो जाओ। और फिर देखो पखावज पे कैसी दा बजती है, खड़े होके मुझे दा जोर लगाओ। अच्छा। और क्या सिखाया उन्होंने पहले, धा त क चू वाह, क्या बात है। गा। ये वो रात को। परनामत रात को 12:30-1 बजे मुझे क्या बात है, सिखाया, और क्या वो बात है। मुझे उस वहाँ से मेरा नृत्य सीखना शुरू हुआ। आरंभ हुआ क्या बात है। ऐसे। उसके बाद तो मैं रुका नहीं, उसके बाद तो बहुत सीखता ही गया। और एक जी। बता रहा हूँ कि मैं हमारा जो नृत्य का पूरा दिन जो था, पूरा नृत्य में ही जाता था। कि सुबह हम लोग उठते थे, अपना रियाज हॉस्टल में करते थे, 1-2 घंटा, 2 घंटे के बाद हम लोग क्लास में जाते थे 10 बजे। 10 बजे क्लास में जाने के बाद हमारे तबले वाले आते थे, सुभाष कुमार जी, उनके साथ हम लोग प्रैक्टिस करते जी। थे। प्रैक्टिस 10-11-12 बज जाते थे उसमें। उतने में महाराज जी आते थे। फिर महाराज जी का मूड हो गया तो फिर एकदम 2-2 3-3 बजे तक क्लास हमारी चलती चलती थी। थी, हाँ जी। तब बहुत कम लोगों को महाराज जी सिखाते थे, 2 या 3 लोगों को। और उसके बाद फिर हम लोग जाके आधा घंटे की छुट्टी होती थी, और वापस आते थे तो बैले की रिहर्सल चलती थी, डांस ड्रामा। जी। महाराज जी उस समय बहुत सारे बैले करते थे, कथा रघुनाथ की, जी। जी। रूपमती बाज बहादुर, ऐसे वो रात तक चलती थी। तो ऐसा पूरा दिन हमारा नृत्य में जाता था। कितना सुंदर कि आपका पूरा दिन ही नृत्य में जाता था। दर्शकों से ये भी साझा करना चाहती हूँ कि नंदकिशोर कपोते जी संगीत नाटक अकेडमी के अवॉर्डी भी हैं, जहाँ इनकी जर्नी रात को 12:30-1 बजे धा तक का थुंगा से शुरू हुई थी। क्या उस छोटे से नंदकिशोर बालक ने कभी सोचा था कि संगीत नाटक अकेडमी का ये अवार्ड आपको मिलेगा, या आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई थीं उसको आप इस कदर ऐसे पार कर पाएंगे कि यहाँ तक पहुँचेंगे? कुछ उसके बारे में बताइए। हाँ, लेकिन ऐसे कुछ सोचा तो नहीं था आगे, जी। क्योंकि वो भी नहीं सोचा था कि मैं करियर कर पाऊंगा वैसे। जी। वो मुझे जो टर्न मिला, नेशनल स्कॉलरशिप मिली और मैं दिल्ली गया, हम्म। उसके बाद लगा कि मुझे नृत्य में ही आगे बढ़ना है जी। ऐसे। लेकिन उस समय महाराष्ट्र का मैं हूँ तो मुझे बहुत कठिनाई आई। मतलब कॉलेज में, स्कूल में भी बच्चे लोग, मतलब जो फ्रेंड्स थे वो चिढ़ाते थे, कॉलेज में भी वही हुआ। मैं बताता भी नहीं था कि मैं डांस करता जी। हूँ करके। जी। जी। घर वाले भी शुरू में नाराज़ थे कि नहीं, से दूसरा कुछ करो, क्योंकि ग्रैंडफादर कमिश्नर थे तो बोले थे आईएएस ऑफिसर बनो या ऐसे। उसकी एग्ज़ाम भी मैंने दी थी, सब वो भी तैयारी। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मुझे डांस ही करना है, इसलिए मैं फिर उसकी तरफ ही बढ़ गया। और दिल्ली में आने के बाद जब मेरे यहाँ तब मैं बहुत प्रोग्राम करता था, कार्यक्रम। जब कार्यक्रम मेरे होते थे तो यहाँ के जो रिव्यूज़ होते थे वो हमारे महाराष्ट्र के पेपर में आते थे। अच्छा। हाँ। जी। तो और वो सब लोग हमारे यहाँ पढ़ते थे, घर वाले। तो वो कितने तब उनको, गौरवान्वित हाँ, महसूस तब करते उनको अच्छा होंगे। लगा जी। कि चलो, मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है ये। जी, बिल्कुल। आप आज की यंगर जनरेशन, युवा पीढ़ी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से? ज़रूर, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी तो बहुत टैलेंटेड है, और उनको सब कुछ मिल रहा है जो हमें नहीं मिला नहीं था। मिला। जी। वो उनको आज सब बैठे बैठे सब मिल रहा है। जी। लेकिन मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने रियाज़ करना चाहिए। रियाज़ बहुत ज़रूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि अभी इतना सारे उनके क्लासेस और ये सब कुछ, इतना काम बढ़ गया है तो बहुत टाइम निकालना भी मुश्किल होता है। लेकिन जैसे हम लोग रोज़ खाना खाते या नाश्ता करते, वैसे 10 मिनट 15 मिनट भी रोज़ हर एक ने अपना रियाज़ किया ना, तो अच्छा कलाकार बनेगा। कोई भी कला सीखो, अपने मन के लिए सीखो। वो तब ऐसे सोचो मत कि मुझे यही बनना है या नहीं। लेकिन एक तो कला सबको आनी चाहिए, और जी। मेहनत बहुत ज़रूरी है, रियाज़ और मेहनत। बिल्कुल सही कहा। रियाज़ और मेहनत हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्कार।
धन्यवाद।